आपको नजर आता हूँ ना उधर स्क्रीन में, मुझे शर्म बड़ी आती है। ठीक है सर जो पंद्रह की तरह उसमें काफी हाँ जी लेकिन आप तो मैंने लास्ट टाइम दो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज की बात की। फ्यूडलिज्म वाज वेरी पॉपुलर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी especially after 8th century, and feudalism was replaced with another economic ideology that is known as capitalism. Last lecture में feudalism और capitalism के ऊपर बात की थी, और फिर in the 19th century another economic ideology became very popular, especially on the continent of Europe, that is socialism. Socialism was an effort to establish or create a classless society. पता है आपको कि जो कैपिटलिज्म है, ड्यू टू कैपिटलिज्म two major classes emerged, upper class and lower class. There was no concept of middle class. Due to this particular demerit of capitalism, there was increased social injustice, economic injustice, which resulted into many rebellious tendencies, which resulted into insurgencies in many societies. लोग लड़ना चीन में झपटने लग पड़े थे। देखिए ना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़े, अगर आपने पढ़ा हो 1789, क्या है वो? फिर भूख और हंगर की वजह से लोगों ने बस अपर क्लास को लूटना ही शुरू कर दिया। आज भी देखें हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे मॉब जो है इतने डायरेक्शनलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, जो मर्जी जिसको लूट रहे होते हैं। That is the merit of capitalism. तो अमेरिकन सोसाइटी में इस हवाले से बड़ा एक अच्छा, when they came to know about socialism, they were scared कि वो ना हो कि ये सोशलिज्म जो है वो हमारे यहाँ भी पेनिट्रेट करते हैं, ये फिनोमिना हमारे यहाँ भी पेनिट्रेट कर जाए और हम कोई रेवोल्यूशन में न चले जाए। To avoid a revolution in American society, they established or they created another ideology that is known as progressivism. Progressivism में पता है क्या होता है कि अपर क्लास से टैक्स लिए जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल वन से, इकोनॉमिकली स्टेबल वन से टैक्स लिए जाते हैं, and in compensation protection is provided to those upper class individuals जो ज्यादा कैपिटल रखने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है और बदले में उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनको जो ना उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनके काम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनकी फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ मिले। And that collected money is distributed in lower classes, कि उनकी हालत बेहतर हो जाए। Lower class people are provided with better health facilities, they are provided with better education facilities. तो इस तरह ये फिनोमिना पहले नहीं था। Prior to 19th century, तो कैपिटल होता था वो एक घर के अंदर ही रहता था। पिछले दिनों एक बच्चे ने, जो पिछला लेक्चर हो रहा था, ज़कात का एक दिया था, मेरे सामने बात की थी। Prior to 19th century, there was no concept of mass level tax collection and distribution among the masses. ये इस तरह की बात ही नहीं थी, especially in the Western societies. लेकिन अब उनके अंदर ये टेंडेंसी आई कि अगर हम लूटते जाएंगे
बस सिर्फ कमाते ही जाएंगे तो जो लोअर क्लासेस है उनके पास तो खाने पीने की कमी हो जाएगी, स्वाय उनको लूटने के या एक इंतहाई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के उनके पास उनको चारा ही नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो कुछ कमाते हैं उसमें थोड़ा सा इस क्लास के लिए भी रख दें ताकि हमारे खिलाफ कोई इस तरह की सरगर्मी ना हो सके, एक्टिविटी ना हो सके। तो इसलिए ये एक फिनोमिना प्रोग्रेसिविज्म का जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, and American society was blessed with this particular progressive phenomena. Europe was not ready to accept this phenomena. Still, Europe had some resistance against socialist economies. वहां पर अभी भी मुजाहमत जारी थी। They were strictly stuck with the capitalist economies. वो अब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ बड़ी सख्ती के साथ जुड़े हुए थे, बट US had very pragmatic approach. Therefore, they introduced some shift in their economic design. उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर एक शिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाई, and even presidential regimes also supported this shift. मैं लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि three of their presidents supported this progressive shift. One was Theodore Roosevelt, who remained president of US in the early years of 19th century, and he was also supported by his successor Woodrow Wilson. Even Taft, another president of America, he supported प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में आम आदमी की हालत-ए-ज़ात को बेहतर किया जाता है। कॉमन मैन इज प्रोवाइडेड विद बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, कॉमन मैन इज प्रोवाइडेड विद बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। आप कह सकते हैं कि एक वेलफेयर सोसाइटी जैसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है इन प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज, ये उसकी एक बड़ी बात है। And this economic ideology was introduced in US first time. Due to this particular progressive movement, life standard of children became very improved one. Women were given more representation, women were given more liberties, women were given more fundamental rights. Prior to 20th century, women of the world were not given their fundamental rights. The lower classes of US, they were given more economic privileges, due to which lower classes of US were elevated to the मिडिल क्लास। यानी ये बड़ा एक चेंज आई। ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, प्रोग्रेस्ड यूएस रिजल्टेड, यानी एक तरक्की याफ्ता यूएस जो है ना हमारे सामने है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था हाउ टू गेज प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। आप उस कंट्री की मिडिल क्लास का अंदाजा लगा, जिस कंट्री में जितनी मिडिल क्लास ज्यादा होगी उतना ही तरक्की याफ्ता कंसीडर होगी। एंड ड्यू टू दिस progressivism, volume of middle class expanded in US, which is the basic unit to gauge progress of the country. जी ये थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके सामने बात की है। Why this progressivism? एक तो ये ध्यान में रखिएगा, क्लासलेस और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ऑफ कार्ल मार्क्स, ये एक बड़ी वजह बनी है।
इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की। फिर दूसरी, मोनोपोली ऑफ फ्यू फैमिलीज। Prior to introduction or advent of progressivism, there was monopoly of few families on the economy of US. People stood against the monopoly of few individuals on the economy of US, and they demanded egalitarian approach. Corruption was another cause due to which people of US raised voices against capitalist economies. यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक बड़ी खामी है कि उसमें मुनाफी वाकई चंद खानदानों की हो जाती है, उसके अंदर करप्शन के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं कि जो रियासत है वो किसी एक इंसान के कारोबार को प्रोटेक्शन दे रही होती है, उसकी हेल्थ और उसकी जान को फैसिलिटी दे रही होती है, तो दूसरे को नेग्लेक्ट कर देती है। पाकिस्तान में ये आम चीजें नजर आती हैं। आज तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से जिस इदारे के अंदर भी एक्टिविज्म आ जाता है, मैं इन्वर्टेड कहूँ, ये बड़ा शरारती सा कैम है, चीजें रिकॉर्ड करता है, लिबर्टी मेरी छीन ली है, उस तरह खुलकर बात नहीं कर सकता। फिर भी मैं इस हद तक तो स्कॉलरली करप्शन नहीं करूँगा, लेकिन एक हकीकत ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, जो इदारा ज्यादा असर्टिव हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, लग ऐसे रहा होता है पाकिस्तान में वो इदारा अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा होता है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा होता है। ठीक है ना? जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है इन द स्टार्ट ऑफ 2000 यानी कि in the year 2006-7, यानी आप कह सकते हैं वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है। आज तक दैट जुडिशियल एक्टिविज्म इज गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। अब जजेस की अपॉइंटमेंट भी उनके पास आ गई है, जजेस की बाकी प्रिविलेजेस बैठे हैं शायद, इनसे पूछ लें, अपनी अपॉइंटमेंट के साथ साथ अपनी सैलरीज के अंदर कुछ कमी तो नहीं लाते, हमेशा लाने का भी इख्तियार उनके पास है। तो ये सारा आप कह रहे हैं कि इसी तरीके से आज मैं ये टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर को देख लें, कॉलेज टीचर को देख लें, स्कूल टीचर को देख लें, हेल्थ वर्कर्स के हवाले से डॉक्टर्स को थोड़ी बहुत उन्होंने इंसेंटिव जरूर दी है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। ये बेचारे थके हुए महकमे थे हेल्थ और एजुकेशन का, बड़ा मेडिसिन खास तौर पर उनका, और इधर टीचर कम्युनिटी सारी के सारी, इनकी सहूलियात जो हैं वो इधर बैठे हैं शायद अपने सिविल जज की तनख्वाह, एडिशनल सिविल जज और सेशन जज, हालांकि ये वो कोर्स में आते हैं, उनकी सहूलियात जो है वो हमें एडजस्ट करने के लिए बहुत काफी है। ये अदलिया से वाबस्ता स्टेनोग्राफर की सैलरी सिर्फ देखता हूँ तो मैं 18-19 स्केल में बैठकर भी एडजस्ट फील कर रहा होता हूँ। सर आपको नोटिफिकेशन ना आ जाए यहाँ से, ये हकीकत है। नहीं, मैं खुद वाबस्ता रहा हूँ, मुझे इस तरह नोटिफिकेशन मुझे क्या है, मैं ये छोड़ कर उधर बैठ जाऊँगा ना कि फिर इसको लगा डालूंगा। तो कानून करने के लिए कौन सी कुछ चीज हो रही है? डिग्री मेरे पास है, डिग्री होती है वो मेरे पास है। करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये पाकिस्तान की इनएफिशिएंसी का आज पूरे तरीके से पता चलता है। Even inefficient people were given portfolios, offices in the capitalist economies. तो टेक्नोक्रेट्स का पास इस तरह वाकया है ना, अब देखिए ना, ऐसे नहीं हमारे यहाँ इनहेरिटेड इस तरह चीजों को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है,
यूएस के अंदर ये इनएफिशिएंसी जो है वो नेपोटिज्म की वजह से बहुत आई है, अकड़ापड़ी की वजह से बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी आई है। सोशल इनजस्टिस, अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून, और ये जो फिनोमेना है दैट वाज वेरी मच देयर इन द यूएस सोसाइटी प्रायर टू 20th सेंचुरी। यानी ये भी एक फिनोमेना था which resulted into outbreak of forward, which resulted into introduction of progressive economy. Inefficient people के लिए inefficiency of institutions. Inefficient आप करेंगे allocation of office holders, वो उसमें nepotism को लिखे। हाँ। अब इस तरह क्या people demanded due to these abuses, पहले बयान किए हैं, people demanded to establish welfare state. Welfare state क्या होती है? ऐसी state will provide shelter, education and health facilities. People demanded to establish a welfare society. And they were of the view it is obligation of state institutions to make sure welfare state. Political progressivism. People were against the hegemony and monopoly of few individuals or few families. ये डिमांड्स के अंदर आ रहा है, डिमांड्स। People demanded progressive, political progressivism. They were against stagnation of power in few families. यानी जो चंद घरानों तक की पावर, पॉलिटिकल पावर रह जाती है, ये नहीं होनी चाहिए, सारों तक की उसकी रसाई होनी चाहिए। They demanded economic progressivism. दौलत चंद हाथों में नहीं रहनी चाहिए। They demanded circulation of wealth. अब ये अमेरिका है, हमारा नहीं है, आप इस तरह होना करें। They demanded equal distribution of wealth. They demanded equal opportunities to flourish the economies, individual economies. उन्होंने ये उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जरा देख लें जी। ये प्रोग्रेसिविज्म के सपोर्टर्स थे, उनकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, सियासी जो मकसद है वो ज़हन में रखिएगा। They demanded direct elections for both houses, Senate as well as House of Representatives. Prior to this, common men were not given more representation to vote for their choice. अब देखिए ना, ये डायरेक्ट वोट जो है ना, इलेक्शंस की जो बात आई है, इससे आम आदमी को इनकार किया जा रहा है।
इससे पहले जो सेनेट का इंतखाब होता था, दैट वाज कैप्चर्ड, दैट वाज अंडर द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल फिगर्स। अब आम आदमी जो वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था कि आई एम रेडी टू कंटेस्ट द इलेक्शन। फिर वो अगर जीत जाता था तो हाँ फिर दिमाग किसी को ज्वाइन करना पड़ता था उसको, लेकिन आम आदमी जब किसी भी वक्त अपने आप को इलेक्शनियरिंग के लिए पेश कर सकता था। Progressive elements demanded to hold referendums to resolve important political disputes. उन्होंने कहा कि रेफरेंडम होने चाहिए, ऐसे नहीं चंद इंडिविजुअल्स मिलकर जो फैसला कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े इश्यूज को अवाम के सामने रखा जाए। एंड रेफरेंडम ऑफ पीपल विल डिसाइड ट्रू डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, यानी मुल्क की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, रेफरेंडम में तय होना चाहिए। एक रूम के लिए पहले होता था चंद लोग मिलके कोई भी पॉलिसी शिफ्ट ले आता, स्टार्टिंग में तो था, लेकिन तब स्ट्रेंथ कम थी। Women were given franchise. Women franchise were demanded for women. उनको वोट देने का इख्तियार नहीं था prior to progressivism. Now they were given franchise. यानी पहले डिमांड की गई right to vote must be given to women, and in 1917 women were given right to franchise. उनकी फ्रेंचाइज था कि ऐसे लिए right वोट देने का इख्तियार, राइट को वोट को फ्रेंचाइज। हाँ सर इलेक्शन लड़ने का क्या? हाँ जी, इलेक्शन एक निचले पैमाने तक अभी भी वहाँ पर कह लें कि डोमिनेंस ऑफ मेल थी ना जी सर, बताइए तो वो उस वजह से ये जेब में रखिएगा एक लंबे अरसे तक ये खास तौर पर वेस्ट और इंतहाई वेस्ट जो है वो मिडलसरी माशरे रहे हैं, पैटर्नलिज्म जो है वो हावी रहा है। कुछ दुनिया के माशरे हैं जो मदरसरी माशरे हैं, जहाँ पर खवातीन ज्यादा ताकतवर है। मेरा एक दोस्त है, वो थाईलैंड का रेजिडेंट है, वो बड़ा रोता होता है कि आपके यहाँ पता नहीं औरतें बेचारी हुई हैं। मैंने कहा आजकल नहीं है बेचारी, तो वो बड़ा कहता नहीं इधर ज्यादा राइट्स है, खवातीन को ज्यादा राइट्स है। पर consequences of progressive moves अच्छा जी, क्लास डिस्टिंक्शन वाज मिनिमाइज्ड। इसमें पता है क्या हुआ, देयर इमर्ज्ड थ्री क्लासेस इन द यूएस सोसाइटी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, and due to emergence of middle class there was significant decrease in the class distinction। जो पहले तफावत या फर्क नजर आता था ना कि अपर क्लास इंतहाई अमीर नजर आती थी, लोअर क्लास इंतहाई गरीब नजर आती थी, that difference was gradually patched due to this progressive ideologies। Equal distribution of wealth. Now, measures were taken to make sure equal distribution of wealth. Every individual or every citizen of US was provided with equal opportunity to earn money, to earn wealth,
due to this progressive economy, there was controlled family structure. Birth control was made sure. ये कंसिक्वेंसेस है। लोगों को पता चल गया कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। पता चल गया नहीं चिल्लाया मतलब बस पता है उनको यार कहा गया कि अगर ये जो आप रोना रोते रहते हैं गुर्बत का, अगर बच्चे थोड़े पैदा करेंगे तो आपकी गुर्बत जो है उसका मसला रिजॉल्व हो सकता है। एक पब्लिक की जो कहने की अवेयरनेस है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको उजागर किया गया। सर हमारे घर तो मुझे बड़ा मसला इस चीज हाँ जी मैंने कहा हमारे इधर तो इस चीज से उलमा कराम को भी बहुत मसला है। सर ऐसा हो गया तो बस उम्मत की तादाद बढ़ाना हाँ जी। चाहिए। उम्मत की तादाद तो बढ़नी चाहिए। सर वो तो मंदा कौन है? बच्चे के जो पहले वाली उम्मत है वो बड़ी बात है। लाहौर में जो हुआ था चले भी सर मेरा बस चले ना तो सारे उलमा कराम को और सॉरी वो कराम को ना चले बाद में राइट्स टू विमेन। Women were given rights to work in the industry and officiate other businesses. Political rights to women. Women were given franchise. Prior to this progressivism, women were not given to franchise, right to franchise, but now after 1970, women were given right to vote for their choice. Child protection. Measures were taken to make sure child protection. तो इस हवाले से child labor was declared as an abuse. Child labor बहुत ज्यादा आम थी यूएस सोसाइटी के अंदर। अब उसको एक अब्यूज के तौर पर, एक नापसंदीदा फेल के तौर पर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। उसके लिए बड़ा उन्होंने काम किया। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जहां पर चाइल्ड लेबर का फिनोमिना होता था, उसके साथ कारोबार उन्होंने वो अबॉलिश कर देते थे। इससे क्या हुआ, चाइल्ड लेबर ग्रेजुअली कंट्रोल हो गई, खत्म हो गई। Improved common man's life due to this progressive economy. There was general improvement in the common man's life. Emergence of labor class. Despite the fact industrial revolution was introduced in the end of 19th century in the US society. US society में 19th century के end में industrial revolution आ गया था, but laborers were not given their fundamental rights. यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, जब चाहता था एक लेबरर को भगा देता था। There was no job security or health security provided to the laborers. अब बाकायदा सोशल सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई गई अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। यानी लेबरर्स की प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा लेजिस्लेशन हुई है। इससे क्या हुआ, लाइट ऑफ लेबरर्स इंप्रूव्ड वेरी मच। हाँ जी, हाँ आगे उसकी कानून साजी के ऊपर भी बात करता हूँ। Urbanization in the US society prior to advent of
progressive economy, there was dominance of ruralized economy, यानी वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अब प्रोग्रेसिविज्म की वजह से इंडस्ट्री को भी बूम आया। इसके अलावा ख्वातीन को भी काम करने का मौका मिला, बच्चों को पढ़ने का मौका मिला, जनरल अवेयरनेस के अंदर इजाफा हुआ। Now there was change in the American society, which resulted into the urbanization of US society. अब लोग आप कह लें कि उन्होंने छोटे छोटे इलाकों को भी अर्बनाइज करना शुरू कर दिया। तो अर्बन, उसके लिए एक बाकायदा एक मार्केट होती है, एक बाजार होता है जहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज होती है, एक मार्केट की तरह। जिस इलाके में वो है वो कहा जाता है कि इस इलाके का जो कल्चर वो अर्बनाइज हो गया। तो ये अर्बनाइज्ड कल्चर जो है वो वहाँ पर बड़ा पॉपुलर होना शुरू हो गया इन यूएस सोसाइटी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। Better opportunities of health and education were provided to US citizens. Campaign against child labor, इसका एक और कंसीक्वेंस जो है वो कैंपेन है for US citizens. Better health and education facilities for US citizens. Such a campaign against child labor, certain laws were passed to condemn child labor. इसी में सारा वो सारा वो जो ये आप जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा कि as passed during this progressive era, इस दौरान कौन कौन से कानून पास हुए, सिर्फ लिखते जाइएगा। प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, इससे पहले देख लें अमेरिका के अंदर फूड क्वालिटी के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। अब ये फूड क्वालिटी की तरफ बात जा रही है। प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट which was promulgated into 1906. Federal Reserve Act. Federal Reserve Act was passed in 1913. और ये जो वफाक की तरफ से बाकायदा इसके लिए इसके जरिए सिटीजन्स की बेटरमेंट के लिए बाकायदा फंड जो है वो एलोकेट किए गए इस एक्ट के तहत। सीमेंस एक्ट, ये जो सीमेन थे खास तौर पर समुद्री आप कह लें कि दुनिया से वाबस्ता लोग, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो क्वालिटी सीमेंस एक्ट पास किया गया इन 1915 टू फैसिलिटेट द लोन इससे पहले लोगों को बड़ा कह रहे हैं कि उस पर ज्यादा से ज्यादा सूद रख के लोग बड़े गरीब हो जाते थे, लेकिन अब उसको स्टेट के अंदर दे दिया गया कि कोई इंडिविजुअल ऐसे किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो इसके लिए फेडरल फॉर्म लोन एक्ट 1916, फेडरल फॉर्म लोन एक्ट दिस वाज पास्ड इन 1916। वो जो है ना सीमेन एक्ट 1915 है, और जो भी
समंदर से वाबस्ता लोग थे, उनके लिए उनकी बेहतर उनकी हालत बेहतर करने के लिए उनकी इंश्योरेंस की जाती थी, उनको लोन दिए जाते थे, उनको बाकी चीजें फराहम की जाती थी ताकि वो जो कह रहे हैं कि जिनकी इकोनॉमी सी के साथ वाबस्ता है वो बेहतर हो सके। चलिए आगे जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1916। देखिए ये सोशल वेलफेयर का एक काम है, रिपेयर नहीं किया जाता। कई लोग मर जाते थे कई लोग कई किस्म की इंजरी से मर जाते थे, हादसा हो जाता था, मर जाते थे, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को बाकायदा अपने प्रोटेक्शन दी गई 1916। फेडरल एड रोड एक्ट, फेडरल एड रोड एक्ट 1917। अब ये देखिए ना, इसके जरिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया। पूरे पहले चंद रियासतें में वो मजदूरें नजर होती थी, अब उसका स्पेक्ट्रम वाइडन किया गया इन होल ऑफ यूएस। पूरा यूएस के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया और उसका बेनिफिशियरी में कोई एक खास तबका नहीं था, होल ऑफ यूएस वाज बेनिफिशियरी ऑफ दीज रिफॉर्म्स। अब देखिए जो फूड प्लांट ड्रग्स ये सारा कुछ आ रहा है, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, फैसिलिटीज दी जा रही है, औरतों को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया जा रहा है, बच्चों की चाइल्ड लेबर के खिलाफ बात की जा रही है। इससे आम आदमी की जो अपने के समझ बूझ में इजाफा हुआ। ड्यू टू दीज प्रोग्रेसिव measures, democracy or institution of democracy strengthened in US। जैसे यूएस के अंदर जो जमहूरी रवायात हैं उनको तकवीयत के लिए इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी की वजह से, प्रोग्रेसिव मेजर्स की वजह से exploitation of laborers was checked। इससे पहले जो लेबरर्स हैं उनको लो वेजेस पर मजबूर कर दिया जाता था, तो उनको कम से कम जो है वो दे दिए जाते। इसलिए हाँ आगे टैक्स के अंदर आ रहा है, अब आगे टैक्स देख रहा हूँ। अब as better social security was provided to laborers, therefore exploitation of labor class was checked, वो रुक गई। Change in the attitude of businessmen and industrialists। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन तो खुदा बने हुए थे, अब ये प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के आ जाने के बाद they were forced to change their attitudes। अब वो दूसरों को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू हो। Their despotism came to an end। Their despotism came to an end। Improvement in the status of common man। common man का status improve कर दिया। Improvement in the status of women। इस प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के बाद औरतों का जो स्टेटस है उसमें बेहतरी आई है। Improvement in the nourishment of children। बच्चों की परवरिश उसमें बेहतरी आई है।
the health and education facilities. सर वही अगर बार बार क्या घुमा घुमा हाँ वही ऐसे कर। तो अब इसका ये हुआ कि these were the impacts of progressive economies. Unfortunately, this progressive campaign or progressivism was not able to eradicate monopoly of few families. वो चलती रही। यही वजह है कि आज भी अमेरिका के अंदर वही फैमिलीज ही पॉलिटिकल सिनेरियो को डोमिनेट कर रही है जो पहले करती आ रही है। हमारे पाकिस्तान की तरह ही उनकी भी पॉलिटिक्स का हाल है। अगर कोई अच्छा एक्टर हो या कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, वो किसी इलाके का गवर्नर बन जाता है और इस इलाके को बेहतर करना शुरू कर देता है। लेकिन आज भी ये देखिए, एक प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट था थियोडोर रूजवेल्ट, इसी की फैमिली का आगे चलकर फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट बन गया था प्रेसिडेंट। अगर ये मुनाफी ना होती तो वो आगे ना बन पाता, कोई और प्रेसिडेंट होता है। जिन्हों को इनकी एडम भी ऐसे अब इसी तरीके से बाद में कैनेडी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली आज भी एक इन्फ्लुएंस करती है। बिल क्लिंटन, उसकी वाइफ, बुश सीनियर, बुश जूनियर, बाप बेटा जो है अमेरिका के सदर रहे हैं। ये एक मोनोपोली का जो अब क्या लें कि इंप्रेशन है वो जाहिर नहीं हो सका इवन इस प्रोग्रेसिविज्म की वजह से। ये इसकी एक खामी भी देखते हैं। They were not able to eradicate influence of monopoly in the society of America. अच्छा, ये आज हम क्योंकि 20th सेंचुरी को शुरू करने जा रहे हैं, 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा आप कह रहे हैं कि जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। थोड़ी सी कहानी आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करवाते हैं। कि थोड़ी सी आज बातें मतलब व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं आ रही, वैसे ही आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने बात की थी कि यूरोप के अंदर 1870 में दो बड़े मुल्क सामने आए। One was Germany and the other country was Italian Peninsula या इटली। यहाँ पर जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर आया है जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि काइंडली उसके बारे में पढ़ा करें। ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क। बिस्मार्क, इसको लाजमी स्टडी करें। अगर मुझे कोई कहे कि 19th सेंचुरी का कोई हीरो कौन है, विदाउट एनी डाउट ऑटो वान बिस्मार्क इज माय हीरो। इसको जब भी इसकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, इसके अचीवमेंट्स को पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है। यानी इसने पूरी की पूरी यूरोपियन हिस्ट्री को चेंज, ये पूरी यूरोप अकेला नहीं है, ये रूसिया का एक बहुत बड़ा नाम है। ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन है, रूसिया है, जर्मनी की एक स्टेट है। और यही मैं जो है जर्मनी का फर्स्ट चांसलर भी बना था और जर्मनी का फर्स्ट मोनार्क जो विलियम फर्स्ट था, बाद में जो इसके साथ काम करता रहा। इसी तरीके से इटालियन पेनिनसुला को देखें तो वहां पर कई एक लोग हैं जिन्होंने मिलकर इटली को एक मुल्क बनाया। यानी ये तो ऑटो वान बिस्मार्क को अकेले इसने सारा कुछ कर दिया, कमाल कर दिया था। लेकिन इटली के अंदर कई लोगों ने मिलकर यूनिफिकेशन ऑफ इटली को इटली बनाया था। इसमें नाम देर में रखिएगा, कुछ मजहबी तबके हैं, PS 9 वो आपकी स्लेवरी का हिस्सा नहीं है। ये
कैवोर है, ये नेशनलिस्ट है, ये क्लर्जीमैन है, और कुछ लिबरल्स हैं जिनमें गैरीबाल्डी, मजीदी, ये लिबरल्स हैं। इन सब ने मिलकर यूनिफिकेशन ऑफ इटली को हासिल किया। मजीदी, गैरीबाल्डी, due to services rendered by Ottoman Bismarck, Copius IX, Cavour, Garibaldi, Mazzini, both Germany and Italy were unified. Pope, sitting in the Church of Rome, he was against these unifications. France was against unification. Britain was against these unifications. Still, these two countries emerged on the map of Europe. यूरोप के मैप पर ये दो बड़े मुल्क सामने आ गए. And emergence of these two major countries on the map of Europe actually challenged the hegemony of France and Britain, not only in Europe but in whole of the world. ये दो बड़े मुल्क जब सामने आ गए, अब फ्रांस और ब्रिटानिया को लगा कि हमारी जो ताकत है वो कमजोर हो जाए. अब इसके खिलाफ यूरोप के मुल्कों देयर वाज न्यू अलाइनमेंट इन दी अब कह लें कि इन द यूरोपियन सोसाइटी, नई संपत्ति होना शुरू हो गई. इसके खिलाफ बात को गौर से सुनिएगा. इसके खिलाफ जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई है, इसका जो ऑटोमन बिस्मार्क है ये फर्स्ट चांसलर किसका बन गया? जर्मनी का. इसने क्या किया? इसने बाकी मुल्कों को अपने करीब लाना शुरू कर दिया. स्पेशली रूसिया हैड टू फाइट मैनी वार्स अगेंस्ट अ नेबरिंग स्टेट व्हिच वाज ऑस्ट्रिया. एक ऑस्ट्रिया की रियासत थी, उसके खिलाफ रूसिया को कई जंगें लड़ना पड़ी थी. लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क ने कह दिया कि अब हम जर्मनी एक बड़ा मुल्क बन गया है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या हमारे साथ दुश्मनी कर लो या दोस्ती कर लो. मैं अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ. तो इसने क्या किया? नाउ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया became friends. जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप के अंदरून में दो बड़े मुल्क करीब आ गए. Due to friendship of these two countries, Germany and Austria, other European countries became apprehensive. वो डर गए. They were scared due to alliance between these two major countries of Europe. अब इसके खिलाफ जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी करीब आए, इसके खिलाफ यूरोप के एक और बड़ा अलायंस सामने आना शुरू हो गया कि ये जो है अब कह रहे हैं कि जब अलायंस सामने आया, इसके साथ ही जर्मनी ने एक तीसरा मुल्क जो ब्याह बना था, वो कौन सा था? रूसिया नहीं, इटली. इसको भी साथ मिला लिया, जर्मनी और इटली. वो जो जब सामने आ गए, इससे हम कहते हैं कि नाउ इंटीरियर ऑफ यूरोप एंड साउथ ऑफ यूरोप केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय जर्मनी. अब देखें, इधर ये जर्मनी है, ये इंटीरियर ऑफ यूरोप है. इसके जरिए पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप भी इनके नीचे आ गया, इनके पास आ गया. और मशरकी यूरोप सारा का सारा इनके बात गौर से सुनिएगा. मशरकी यूरोप इनके पास आ गया. यूरोप का पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता था वो आज जाके घर में नक्शा जरूर देखिए.
पूरा का पूरा दुनिया का जो खास तौर पर 3 कॉन्टिनेंट्स का जो ट्रेड होता था वो इस सी रूट के जरिए होता था, फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू दिस स्विस कैनाल टू रेड सी और रेड सी टू एशिया। अब ये देखिए यूरोप, एशिया, अफ्रीका और एशिया तीनों बड़े आज़म जो हैं, इनमें जो ट्रेड है, सी ट्रेड जो होता था वो इस जरिए ही होता था, मेडिटेरियन सी के जरिए, फिर स्विस कैनाल के जरिए और फिर रेड सी टू इंडियन ओशन। ये सारा का सारा दुनिया का ट्रेड रूट है, दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी ट्रेड रूट है। पिछले दिनों स्विस कैनाल के अंदर थोड़ी सी ब्लॉकेज हुई थी तो कितने आपको डॉलर का नुकसान हो गया था 4 दिनों के अंदर। ये बड़ा मसरूफ रूट था, स्पेशली आफ्टर 1850। 1850-60 के बाद ये स्विस कैनाल है वो डिग की गई थी और दुनिया को इसने बिल्कुल करीब ला के रख दिया। अब ये मेडिटेरियन सी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस अलायंस। पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी जो है, इसका बिजनेस जो है, इसका ट्रेड जो है इटली के जरिए होता था, इटली के करीब से होता था। अगर ये अलायंस चाहता जो ना ब्रिटेन को और फ्रांस को सी ट्रेड की इजाजत देता, अगर ये रोकना चाहते तो रुक जाते। तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो सी ट्रेड है दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस अलायंस। अब ये डर गए। अब इतना बड़ा मुल्क है रशिया, इतना बड़ा मुल्क है फ्रांस, ये डर गया जब ये अलायंस हुआ तो इसके खिलाफ फ्रांस एंड रशिया had alliance with each other, that this alliance is known as dual alliance. सुन ले, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है ये करीब आए थे 1870, 1881, 1882, ये डुअल अलायंस है। जब इटली साथ मिल गया तो ये क्या बन गया? ट्रिपल अलायंस। इसके खिलाफ ये क्या बन गया? डुअल अलायंस इन 1892। ये डर के जर्मनी और ऑस्ट्रिया और इटली हमें तंग न करें, ये इनके खिलाफ ये अलायंस बन गया। अब जब ये अलायंस बना, अब दुनिया का, यूरोप का एक बड़ा मुल्क आप देख रहे हैं कि उसका नाम नहीं आ रहा। वो कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन was there, not there. Britain was absolutely upset. Actually ब्रिटेन जो है इनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि ब्रिटेन ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के रास्ते में रोड़े अटकाए। ठीक है, अब जब ये अलायंस होने जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड लॉन्ग राइवलरी अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन अब एक नया दुश्मन मौजूद था। इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू एनिमी they were ready to minimize their rivalries or forget their rivalries. होता है दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, तो वही फिनोमिना सामने आ रहा है। अब ब्रिटेन रिक्वेस्टेड फ्रांस एंड रशिया टू इंक्लूड ब्रिटेन इन दिस अलायंस, लेकिन रशिया ने कहा नहीं, वी आर नॉट रेडी टू इंक्लूड ब्रिटेन इन आवर अलायंस। असल में माजी में एक जंग हुई थी 1860, 1854-55 में, उसको क्रीमियन वार कहते हैं। क्रीमियन वार स्टडी कीजिए, वार्स को थोड़ा बहुत स्टडी करने के फिर आपकी हिस्ट्री बड़ी इंप्रूव हो जाती है। क्रीमिया जो है दैट वाज पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। रशिया इन्वेडेड ऑन क्रीमियन टेरिटरी। नहीं बच्चे, ऑटोमन एम्पायर का इलाका था क्रीमिया, उसके ऊपर रशिया ने हमला किया, उसको क्रीमियन वार कहते हैं। एंड ऑटोमन्स वर सपोर्टेड बाय ब्रिटेन एट दैट टाइम। सुल्तानत उस्मानिया की किसने मदद की? इंग्लैंड, ब्रिटेन ने मदद की। देयरफॉर रशिया वाज अगेंस्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सपोर्ट की थी ना क्रीमिया, therefore Russia was against Britain.
कभी आप अगर आपने माइन्यूटली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ी हो तो उसमें जब 1857 की जंग हो रही थी तो ऑटोमन एम्पायर की तरफ से एक डिक्री इशू हुआ था, एक फतवा आया था कि बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ना जिहाद नहीं है। दरअसल वो क्रीमिया में चूंकि बरतानिया ने किसकी मदद की थी, ऑटोमन्स की, तो उन्होंने वो फतवा दे दिया था। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि जो हमारे मुसलमान मजहबी तबका है which was very busy in fighting a war against East India Company, they were no more interested in the 1857 War of Independence. वो रुक गए, जिसकी वजह से मजहबी तबके के अदम दिलचस्पी की वजह से जंग का पांसा जो है वो पलट गया। बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन हमारी किताबों में वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती। लेकिन ये कि आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये बात बताते चलो कि जब ये अलायंस बना तो ब्रिटानिया को सख्ती से रोक दिया गया फ्रॉम रशिया। This thing infuriated Britain. Now Britain was isolated from the politics of Europe. यूरोप की पॉलिटिक्स से वो आइसोलेट हो गई। अब इसी दौरान in 1904 इधर आ जाए, in 1904 ये आपको नजर आ रहा होगा आइलैंड जापान, एक छोटा सा जजीरा है। There was war between Russia and Japan in 1904. रशिया ने जापान पर हमला कर दिया। अब जापान एक छोटा सा मुल्क है, रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। With the support of Britain, Japan successfully defended its territory. ब्रिटेन ने फिर बता दिया कि इसको इसकी जरूरत हमें उसको अलायंस में नहीं लिया। तो इसने क्या किया, ब्रिटानिया ने जापान की मदद की। With the support of Britain, Japan successfully defended the election of Russia. Russia had to start peace dialogue with Japan. आज अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, खुल गया, लेकिन उसको शिकस्त माना जा रहा है। अब रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, जापान एक छोटा सा मुल्क है, और अगर वहां पर रशिया और जापान के दरमियान सुलह हो रही है, that was victory on the part of जापान, वो जापान की जीत। अब रशिया को पता चल गया importance of Britain. Now Britain was Russia was ready to accept Britain as partner of this alliance. तो इसके बाद एक alliance हुआ जिसको नाम दिया जाता है Triple Entente। तो बात को पूरी स्टोरी का मुझे अब देखिए Triple Entente was signed in 1907। अब देखिए इधर बात गौर से सुने। Now Europe was bifurcated into two alliances, Triple Alliance and Triple Entente. Triple Alliance was led by Germany and other partners were Austria and Italy. In Triple Entente there were three countries, France, Russia and Britain. अब फ्रांस यूरोप में डिवाइड हो गया दो ग्रुप्स, and this apparent politics of alliances resulted into outbreak of World War। ये तो एक वजह है आपके सामने रख दी। एक और चीज है इसको भी ये स्टोरी एक तरह खत्म की, एक और स्टोरी शुरू कर लेते हैं। स्टोरी से रिलेटेड है, बाद में लिख ले, मैं बाद में सवाल के जवाब दूंगा। ये तो टाइम अभी आपको शॉर्ट जाना शुरू कर देना है, ऐसा टाइम खत्म। मुझे पता है मेरी अपनी अहमियत का कि आप मुझे कितना अहमियत देते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, मैं शादी कर रही हूं। और मैं ज्यादा तो क्या हमसे कब प्यार है, तुम्हें नींद तुम्हें प्यारी है, वो मैं तो ज्यादा इसका ऐसी बात है। क्या बात हो रही? एक तो ये स्टोरी यानी नई स्टोरी आपने अपना सवाल लिख लिया सर।
याद बात कर लीजिए, जरूर कीजिएगा। ऐसी दुनिया के अंदर एक बड़ा एक और चीज आई। इधर देखिए अफ्रीका है, दिस कोस्टल लाइन ऑफ अफ्रीका, ये जो जितनी कोस्ट लाइन है, दिस वाज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड बाय द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड दुनिया की नजरों में थी, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका, दुनिया इसके बारे में जानती थी, बट वर्ल्ड वाज अनफेमिलियर विद दिस इंटीरियर ऑफ यूरोप। दिस वाज स्टिल डार्कर अफ्रीका प्रायर टू 1850। ये पूरा का पूरा डेजर्ट्स का इलाका है, इसमें दुनिया जा ही नहीं सकी थी। This was not explored by the explorers of the world till 1850. देखिए ना, इधर अमेरिका जो है वो एक्सप्लोर हो चुका है। अमेरिका के एक्सप्लोर होने के बावजूद ये जो अफ्रीका का ज़रूर है, ये दुनिया को पता ही नहीं है इसमें है क्या। इसको कहा जाता है डार्कर अफ्रीका। After 1850, इंटीरियर ऑफ अफ्रीका वाज एक्सप्लोर्ड। अब देखिए यूरोप जो है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अब यूरोप के कई एक मुल्क है, ऑलरेडी फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड मैनी कॉलोनीज ऑन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड सॉरी। दुनिया में भी कई कॉलोनियां थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज देयर कॉलोनी, चाइना and many adjacent countries like Vietnam, like Korean Peninsula, all these were countries were colonies of European countries, especially France and Britain. अब ये आप कह रहे हैं कि जब ये अफ्रीका एक्सप्लोर हुआ है, पूरा का पूरा यूरोप दौड़ पड़ा है टू हैव इंपीरियलिस्टिक डिजाइन इन अफ्रीका। कि अफ्रीका के मुल्कों के अफ्रीका के इलाकों पर कब्जा किया जाए, इनको कानूनी बनाया जाए। They started between different European countries on due to imperialistic designs. इसने क्या किया? Days of imperialism started between European countries. Every European country was in a mood to lead this quest or lust of imperialism. यानी हर यूरोपीय मुल्क है, उसकी कोशिश ये थी कि हम ज्यादा से ज्यादा इलाकों को अपने नीचे कर इंपीरियलिज्म। अब इसमें भी जब ये ऐसी रेस लगती है, फिर एक दूसरे के साथ तलकार भी होते हैं। ये भी एक वजह बना ब्लड का बात। अच्छा, इसी दौरान ये बात भी गौर से सुनिए, when Germany and Italy were united, Germany was established when Italy was established, came into being. That was actually death of church. सुन रहे हैं, इससे पहले यूरोप के अंदर इन इलाकों पर एक बड़ी रियासत थी। It was ruling this territory of Germany, territory of Italian Peninsula, की पूरी एक एम्पायर थी जिसको होली रोमन एम्पायर कहते हैं। होली रोमन एम्पायर, and this empire was under the control of Pope sitting in the church. तो चर्च ऑफ रोम है, वहां पर जो पोप बैठा होता था, उसके नीचे ये होली रोमन एम्पायर चलती थी। अब देखिए, इससे पहले जो कुछ भी दुनिया के अंदर यूरोप वाले तरक्की यानी कब्जा करते थे, ऐसे लगता था दैट इज एक्चुअली डायरेक्टेड बाय पोप हु इज कस्टोडियन ऑफ विच एम्पायर? फ्रांस, ब्रिटानिया, स्पेन, पुर्तगाल, बाकी जितने भी इलाके हैं, पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने कॉलोनियां बनाई हुई थी। लेकिन ऐसे लगता था कि उसका बेनिफिशियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? वो पोप है, होली रोमन एम्पायर। ड्यू टू क्रिश्चियन
आप कहेंगे सुप्रीमेसी ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये उनका रिलीजन है। अब पता है क्या हुआ, ये जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई है, दैट वाज अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ पोप। पोप के खिलाफ ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई है, पोप के खिलाफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई है कि अब हॉली रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई। उसकी डिसइंटीग्रेशन से कौन से पोप बन गए? इटली और जर्मनी। पहले वो जर्मनी के अंदर 36 से 37 रियासतें थी, इटली के अंदर, इटली का जो पेनिनसुला है उसके अंदर 100 की करीब रियासतें थी, एंड ऑल दोस 137 states were directly under the control of Pope. अब Pope जो है उसकी वो his jurisdiction was shrank into अचार चौकी, एक चर्च तक वो महदूद हो गया। ठीक हो गया। जब वो चर्च तक महदूद हो गया तो उससे क्या हुआ, उसका जो jurisdiction वो कम हो गया और जर्मनी और इटली मुल्क बन गए। Now people of Britain, they were proud to be British. People of France, they were proud to be French, rather to have identity on the basis of their caste or religion. अब उनको रिलीजन से ज्यादा उनको फ्रेंच होने पर फख्र था। Now they were proud to be German. Now they were proud to be Italians. इसको फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं। जो कम्युनलिज्म है, that came to an end. Identity on the basis of religion is known as communalism. Communalism was decline, and communalism was replaced with the feeling of nationalism. अब हर एक इलाके को या मुल्क को अपने उस मुल्क के साथ ज्यादा प्यार होना शुरू हुआ, and race started between different European countries on the basis of nationalistic identities. देखिए ना, ये अलायंसेस भी नेशनलिज्म की वजह से सामने आ रहे हैं। अब फ्रांस वालों को फख्र था कि हम फ्रांसीसी हैं, वो उनको अपने क्रिश्चियन होने को उतना फख्र नहीं था जितना उनको फ्रांसीसी होता। दिस वाज द आप कहें कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एंड दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज very much there in other countries of Europe, which resulted into a race to have better identity. यानी सारे मुल्क कहते थे कि हम ही बेहतर हैं। तो ये जो नेशनलिज्म है, that also resulted into eruption of World War। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, एक रेस लग गई। अब ऐसे ही हमारी तरह दुआओं के साथ तो काम नहीं चलता कि अल्लाह उनकी कोकों में कीड़े डाल दो, अल्लाह इस तरह कर दो, ऐसा नहीं होता। प्रैग्मेटिक अप्रोच तो ये है कि फिर बड़ी मिलिट्री स्टैब्लिश की जाए, उसको अच्छे आर्मामेंट्स दिए जाए, ऐसे ही होता है। नाउ आफ्टर these alliances, after this race of imperialism, after this race of nationalism, they established strong armies. They equipped their armies with better armaments. आप कभी गूगल कीजिएगा, 19th सेंचुरी के एंड तक मुस्लिम मुल्कों के पास आर्मामेंट्स कितने थे और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में आर्मामेंट्स कितने थे। तो ये नहीं हो पा रहा फिनोमेना। अब तो दुनिया को इनके पास तोपे आ गई, आप गन पाउडर पर लगी करती हैं। अब तोपों की तरफ आए हैं तो आप आर्टिलरी बच्चे पहले गए हैं। क्यों आप तोपे पहले, आप कभी लाहौर के अंदर गई हैं, आपने म्यूजियम को देखा है, उसके सामने भी एक रेडी सी खड़ी है, उसको तोप कहते हैं, और वो भी
वो जाके मान वो अगर मैं कह दूं जट कौन है भी हाथ खड़ा करें। हाँ जी, वो जट्टों की कस्टडी में थी। ये जट्टों की बाकायदा अखबार की गुजरांवाला तक वो जट्टों की बाहर। अब इतना फख्र ना करें, उसको बंगियों की तोप भी कहते हैं, उसको बंगियों की तोप भी कहते हैं, बट एक्चुअली दैट वाज अंडर द कस्टडी ऑफ चट्टास। सर लोजी कौन सी अच्छा, तो ये बात पर वो ऐसे जो ना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे वो दोस्त थे, उनके पास तोपे हैं तो उनको भी तोपे बेचारों को दे दें, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, इनको तोपे नहीं दे दें। तो अब इनको गन पाउडर जो इसका बुलाने चले बनाना दे। तो ये रेस शुरू हो गई बड़ी आर्मी रखने की, ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हथियार रखने की। तो ये चीज भी वजह बनी है इरप्शन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब इसको हम देख सकते हैं कि ये 4 वर्ड हैं दैट रिजल्टेड इनटू इरप्शन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मिलिटरिज्म, alliances, imperialism, nationalism. Yeah, these were the basic causes due to which First World War erupted between different European states, nations, and nations of the world. Okay. After that. अच्छा, इसके अलावा और भी वजूहात हैं, यानी ये तो मेन वजूहात है ना, मेन के अंदर there were certain other reasons due to which First World War erupted. एक देख लें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड इटली, फिर आप कह रहे कि जो ambitions of Ottoman Bismarck। अच्छा, उसके बाद ambitions उसके जो क्या करेंगे, इसके अलावा एक विलियम फर्स्ट है, वो मोनार्क था जर्मनी का, उसका जो बेटा है सक्सेसर, एक्चुअली ही एस्पायर्ड टू रूल होल ऑफ यूरोप, वो पूरे यूरोप को रूल करना चाहता था, विलियम टू। फिर उसके बाद करेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ डार्कर अफ्रीका या इंटीरियर ऑफ अफ्रीका, ये भी एक वजह था। Russo-Japanese War 1904, that was also one of the cause of eruption of First World War. So you say war between Russia and Japan in 1904. फिर उसके बाद बल्कान वॉर्स, ये बल्कान स्टेट्स हैं। अभी इधर देखिएगा, ये ब्लैक सी है, इधर ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो है इधर ये ऑटमन्स का ये टेरिटरी है, सुल्तानत उस्मानिया की टेरिटरी है। तो इसके इर्द गिर्द बल्कान स्टेट्स थी। 2 states were invaded by Russia in 1912 and Ottomans were supported by Germany this time. Ottomans की मदद की है जर्मनी ने। इधर देखें, ये इटालियन पेनिनसुला, इटली एक मुल्क है, इटली के बिल्कुल सामने, इसको मेडिटेरियन सी को दूर करके सामने है ये लिबिया है। At that time it was known as Tripoli.
इसको क्या कहा जाता था? ट्रिपोली। ट्रिपोली वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये भी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ये आज सुवाए आज का लोग आप कह लें कि फार ईस्ट के कंट्रीज, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, या फिर ईरान है, इनके अलावा पूरी दुनिया के ऊपर जहाँ जहाँ भी इस्लामी मुल्क हैं उनको ऑटोमन एम्पायर के नीचे थे। ये आज इंडोनेशिया, मलेशिया, मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान के अलावा बाकी जितनी भी इस्लामी दुनिया आज आपके सामने मौजूद है, दैट वाज अंडर द बैनर ऑफ, अंडर द फ्लैग ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बहुत बड़ी एम्पायर। ये इटालियन पेनिनसुला जो सॉरी इटली इन्वेंटेड ऑन Tripoli, which was an integral part of Ottoman Empire. Again, Germany supported Ottoman Empire. अब ये सब दुनिया होना शुरू हो गई। इसी दौरान as Germany had alliance with Austria in 1914, Crown Prince of Austria was on a state visit to Yugoslavia. ऑस्ट्रिया का एक क्राउन प्रिंस है जिसका नाम है फर्डिनेंड। वो विजिट पर था यूगोस्लाविया में। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर विजिट, दैट क्राउन प्रिंस वाज असैसिनेटेड। उसको कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया, जो ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस है। नाउ ऑस्ट्रिया डिमांडेड to hand over assassins to Austria. ऑस्ट्रिया ने डिमांड की कि जो यूगोस्लाविया से कि जो हमारे वली अहद को जिसने कत्ल किया है, जिन लोगों ने कत्ल किया, वो हैंड ओवर किए जाए। ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ रशिया, ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ रशिया, यूगोस्लाविया रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर असैसिन। इस पर ऑस्ट्रिया इन्वेडेड ऑन यूगोस्लाविया। और जब ऑस्ट्रिया ने हमला किया है, जर्मनी आल्सो इन्वेडेड ऑन यूगोस्लाविया। उनकी मदद के लिए कौन आया है? रशिया आगे आया है। यूगोस्लाविया की मदद के लिए कौन आगे आया है? रशिया। एज रशिया हैड अलायंस विद फ्रांस एंड ब्रिटेन, क्योंकि ट्रिपल एंड हुआ है। जब रशिया आया सामने, तो दूसरी तरफ से फ्रांस एंड ब्रिटेन आल्सो इन्वेडेड ऑन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो जो पहले ऑटोमन्स की मदद किसने की थी? बल्कान राज ने, और वार ऑफ ट्रिपोली व्हिच वाज एरप्टेड इन 1911-1912। तो फिर ऑटोमन्स की इसका हिस्सा बन गए। तो इस तरह तीन बड़े मुल्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। नहीं, इटली या बर्तानिया सामने आया तो इटली ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। तो ये एक्सेस फोर्सेस है, एक्सेस फोर्सेस, सामने अलाइड फोर्सेस है नहीं। चलिए बढ़िया है, अगर आप खा दें क्या है? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, बाकी सारी दुनिया, और आखिर में इसके साथ कौन मिल गया? ये अलाइड फोर्सेस है। दिस वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड लास्टेड टिल 1918। ये ऑस्ट्रिया का क्राउन प्रिंस था, वो यूगोस्लाविया का कत्ल कर रहा था। उस किलर के दौरान उसको कत्ल कर दिया गया, और ऑस्ट्रिया ने डिमांड की कि जिन्होंने कत्ल किया वो हमें वापस किए। लेकिन यूगोस्लाविया ने रशिया के कहने पर बदतमीजी से जवाब दिया, कहा कि हम नहीं कर सकते, हालांकि कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती थी। उन्होंने बदतमीजी से रिफ्यूज किया। This was retaliated by Austria. Austria invaded on Yugoslavia. Russia supported Yugoslavia, और फिर जर्मनी भी इन्वॉल्व हो गया इस जंग में, और दूसरी तरफ से ट्रिपल एंड शामिल
फ्रांस और ब्रिटेन के सामने आ गया और इस तरह एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। This is the immediate cause of rupture of First World War, जिसको कहा जाता है देखिए मैंने कितना शाबाना काम किया है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, इसमें हमारा जो ये हमारा नहीं है, ये आपके सामने मैं जनरल बातें की है, आपको शायद इससे फायदा हो। नहीं, ये वो मोनार्कियल सिस्टम था ना ऑस्ट्रिया में बादशाह थी, उसका बादशाह का बेटा जो वली है क्राउन प्रिंस होता है। बच्चे क्राउन प्रिंस हमारे यहाँ तो ये है कि सलमान जैसे वो तो ज्यादा वही कोई कब की टाइम में सुलेमान जिसकी वो मोहम्मद बिन सुलेमान का ज्यादा एक्टिव नजर आता है। वो जो आवाज में नहीं है ना बा सक्सेसर ये बच्चे अब जरा यूएस का इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रोल जो है इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। बड़ी बातें करनी है मतलब बाहर खेलना बहुत बातें करनी है। कौन से सर इसमें साहब की क्लास है सर इसमें साहब की क्लास है इसमें साहब की क्लास है इसमें साहब की लीड है फिर उनको खड़ा रखते हैं। अच्छा जी in 1917 अमेरिका joined फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे पहले अमेरिका सिर्फ अलाइड फोर्सेस को अपने आर्मामेंट्स ही सेल कर रहा था, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना रहा था। In 1917 America was forced to become part of First World War. Actually, there were three causes due to which US became part of First World War. अलाइड फोर्सेस के साथ आया, पहले जंग में अलाइड ब्रिटानिया की मदद की है, फ्रांस की मदद की है, रशिया की मदद की है और दूसरी ने भी इसने अपनी मदद की अलाइड फोर्सेस। आज जर्मनी रोड Number one लिखेंगे cause of eruption of First World War. Germany wrote a telegraph to Mexico क्योंकि अमेरिका जो है वो आर्मामेंट प्रोवाइड कर रहा था अलाइड फोर्सेस। As America, US was providing armaments to the Allied forces, therefore Germany wrote a telegraph to this Mexico country, which was a rival country to US, to invade of US. तो ये क्या इन्होंने किया हुआ है कि अपने हथियार जो है वो अलाइड फोर्सेस को बेचे जा रहे हैं, इनके ऊपर मेक्सिको का कि हमला करते हैं। And that particular telegraph was traced by US. वो टेलीग्राफ में वो US ने ट्रेस कर लिया। इसको जिमरमैन टेलीग्राफ कहते हैं, जिमरमैन टेलीग्राफ। सेकंड जो इसकी रीजन है due to which America indulged into First World War, that was the eruption of Bolshevik revolution in Russia. अमेरिका के अंदर रशिया के अंदर in 1917 in October 1917 a revolution was erupted which is primarily known as Bolshevik revolution, जो सोशलिस्ट
जो अफगान रेवोल्यूशन आया है रशिया के अंदर वो 1917 में आया, उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। Russian society was bifurcated into two major groups, Bolsheviks and Mensheviks। Mensheviks जो वो बादशाह और उसके अख्तियार कैपिटलिस्ट जो है ना कैपिटलिज्म के हामी थे, जबकि Bolsheviks जो है they supported ideologies of Karl Marx and Bolsheviks were led by Vladimir Lenin। लेनिन ने इनको लीड किया है। This was the second cause of American indulgence in the First World War, and third cause of American the third major cause that America became part of First World War was the American submarines were targeted by German submarines। जो अमेरिकन सबमरीन्स हैं वो उनको अटैक किया है जर्मन सबमरीन्स ने। तीन वजूहात हैं, एक जिमरमैन टेलीग्राफ जो पकड़ा गया, फिर दूसरा कि रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया जो सोशलिज्म के ऊपर बेस करता था, टू restrict or to stop the penetration of socialist अब कहने के आइडियोलॉजीज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अमेरिका जो है इधर आ गया ताकि उसको रोका जा सके, टू स्टॉप द पेनिट्रेशन ऑफ सोशलिस्ट अब कहने के रेवोल्यूशन। और तीसरी वजह अटैक बाय जर्मन सबमरीन और यूएस सबमरीन। तो इसकी वजह से इन 1917 अमेरिका became part of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फिर खुद ही जो नारा लगाया है इसका बड़ा जबरदस्त है, अमेरिका वाज रिलक्टेंट टू जॉइन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वो जो एक मोनरो डॉक्ट्राइन को जेल में लाए। क्या था कि किसी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनरो डॉक्ट्राइन अमेरिका वाज रिलक्टेंट टू बिकम पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन अमेरिका ने बड़ी जबरदस्त दी है, टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका इज going to become part of First World War reluctantly। दुनिया की लोगों को खतरा है और उस खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका 1917 में इसका हिस्सा बन रहा है। Eventually, in the end of 1917 and in the start of 1918, American president presented 14 points। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिसका नाम है वुडरो विल्सन, अगला हमारा टॉपिक वुडरो विल्सन के बारे में है। He presented 14 points in the start of 1918। According to those 14 points, Germany became ready to surrender, which resulted into ceasefire or end of First World War। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आप कह रहे हैं कि अग्रीमेंट्स हुए हैं या अमेरिका का जो रोल है के साथ वुडरो विल्सन है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस लेक्चर? जी इधर सवाल खड़ा ही है। सर जो पहले अलायंस बना था रशिया और फ्रांस का, जी उस वक्त रशिया को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो अलायंस में? रशिया तो कोई नहीं था। बात कर रहे हैं कि रशिया को क्या जरूरत पड़ी थी है अलायंस विद फ्रांस। रशिया वाज लैंडलॉक्ड, एब्सोल्युटली लैंडलॉक्ड इन दोज ईयर्स। इसके साथ जितना भी समंदर है उसको जमा हुआ और ज्यादातर उसका जो है ना रशिया वाज डेस्परेट टू हैव आप कहते के हैव अ रोल इन द मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पर जर्मनी आके बैठ गया था, इटली आके बैठ गया था। इनको अगर काउंटर कर सकता था तो फ्रांस कर सकता था। देयरफॉर रशिया डेवलप्ड आप कहते के रिलेशंस विद फ्रांस अंडर दिस डुअल अलायंस। ये डुअल अलायंस के लिए उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए ताकि उसको मेडिटेरेनियन सी में या नॉर्थ अटलांटिक ओशन में तंग न किया जाए। ठीक है, एनी क्वेश्चन?
कोई नहीं, अच्छे बच्चे हैं, सवाल है।